Hello students, today we will be continuing with the chapter of amalgamation and external reconstruction. सबसे पहले तो आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं इंटर कंपनी ओनिंग्स. ठीक है, तो यहाँ पर इंटर कंपनी ओनिंग्स होती क्या है वो देखते हैं. अब कई बार जो हमारी कंपनीज अमालगमेट हो रही होती हैं या फिर जब कंपनीज की अब्जॉर्प्शन होती है तो उस केस में हमारी जो दो कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं इस पूरे प्रोसेस में, एक्वायरर और एक्वायरी कंपनी, उन दोनों के बीच में कोई डेट्स ड्यू होते हैं. ठीक है, अब ये हो सकता है कि यहाँ पे एक्वायरी कंपनी ने एक्वायरर को कुछ पे करना है या फिर ये भी हो सकता है कि एक्वायरर ने एक्वायरी को कोई डेट पे करना है. ठीक है, तो उस चीज़ को हम कह देते हैं इंटर कंपनी ओनिंग. ठीक है, तो यहाँ पे डेट को हम लोग यहाँ पर ये कहते हैं इंटर कंपनी ओनिंग. तो इसमें इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी वो देखते हैं. इसे पढ़ते हैं. इफ एनी अमाउंट इज ओड बाय द एक्वायरी कंपनी टू द एक्वायरर कंपनी और वाइस वर्सा एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ द कंपनीज, दिस इज टू बी एलिमिनेटेड. ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्वायरी कंपनी ने एक्वायरर कंपनी को कुछ डेट पे करना है या फिर उल्टा भी हो सकता है एक्वायरर ने एक्वायरी को पे करना है, तो उस टाइम पे इस डेट को एलिमिनेट करना है. अब एग्जांपल के साथ देखते हैं, ज़्यादा इजी होगा. सपोज ए लिमिटेड अक्वायर्स द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड. ए लिमिटेड बी लिमिटेड के बिजनेस को अक्वायर कर रहा है एंड द लैटर कंपनी ओज अ बुक डेट ऑफ ₹5,000 टू द फॉर्मर कंपनी. अब यहाँ पे बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को क्या देना है, एक लोन देना है, लोन पे ऑफ करना है. मतलब बी ने ए से लोन लिया है, मान लो यहाँ पे 5,000 का. Then after the absorption, both the sundry debtors and sundry creditors should be shown in the balance sheet of the acquirer company at the net figures after deduction of ₹5,000. अब यहाँ कहा गया है कि जब भी हम यहाँ पर इस टाइप की कोई इंटर कंपनी ओनिंग्स देखते हैं उसको एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट कैसे करेंगे, जब हमारी कंपनीज अक्वायर हो जाएंगी. ठीक है, उसके बाद जो डेट होगा उसको हम लोग क्या कर दे, अक्वायर्ड कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके सनरी डेटर्स के अमाउंट में से भी माइनस करें और सनरी क्रेडिटर्स के अकाउंट में से भी माइनस करें. ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों अकाउंट में से माइनस क्यों होता है ये देखो. ठीक है, सबसे पहले तो एग्जाम्पल में देखो, ये जो हमारी ए लिमिटेड है इसने बी लिमिटेड से कुछ पैसे लेने हैं. ठीक है, लेने हैं ना. अब यहाँ देखो कि हमारी जब ये कंपनी अक्वायर हो जाएगी, जब बी लिमिटेड को अक्वायर कर लिया जाएगा, तो ए लिमिटेड ने अपने आप अपनी ये कंपनी का जो एक पार्ट है, ठीक है, जो बी लिमिटेड एक पार्ट होता था उसी से खुद को ही पैसे देने हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया, वो तो अपना ही डेटर बन गया. ऐसे तो नहीं ना हो सकता है. तो यहाँ कहा गया है कि हम लोग उस अमाउंट को एलिमिनेट कर दें. ये जो सनरी डेटर्स और सनरी क्रेडिटर्स का जो अकाउंट अफेक्ट होने वाला था इसके कारण से, उसको हम लोग यहाँ पर इस अमाउंट को उसमें से हम माइनस कर दें. ठीक है, तो यहाँ इसकी एंट्रीज क्या होती हैं वो देखते हैं. दिस विल नॉट अफेक्ट द एंट्रीज टू बी पास इन द बुक्स ऑफ द एक्वायरी कंपनी बी लिमिटेड. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इस टाइप की एलिमिनेशन करते हैं तो इससे हमारी जो बी लिमिटेड है उसके जो अकाउंट्स है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. पर जो ए लिमिटेड है वो एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करेगा, उसके बाद ही ये एलिमिनेशन होगी. अब एलिमिनेशन की एंट्री बनती है यहाँ पे सनरी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सनरी डेटर्स अकाउंट. किस अमाउंट के साथ, 5,000 के साथ, क्योंकि 5,000 का ही डेट था. इसके बाद द सेम एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ द एक्वायरर कंपनी इवन इफ 5,000 इज ओड बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड. ठीक है, अब मान लो कि उल्टा केस हो गया, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को पैसे देने थे. ठीक है, पहले क्या था, बी लिमिटेड ने ए को देने थे. अब यहाँ पे क्या हो गया, ए लिमिटेड ने बी को देने थे. ठीक है, पर यहाँ पे वही वाली चीज़ है कि ए लिमिटेड ही अक्वायर कर रही है. ठीक है, बी लिमिटेड को अक्वायर ए लिमिटेड ही कर रही है, पर ए लिमिटेड ने यहाँ पे पैसे फिर भी देने ही थे. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर भी यही वाली सेम एंट्री पास होगी, इसी तरीके की एलिमिनेशन होगी. ठीक है, इसके बाद सिमिलरली बिफोर एक्विजिशन इफ सम गुड्स आर सोल्ड बाय द एक्वायरी कंपनी टू द एक्वायरर कंपनी एंड गुड्स रिमेन्ड unsold on the date of acquisition when the business is acquired. ठीक है, जब यहाँ पे क्या होता है कि एक्वायरी कंपनी जो है वो एक्वायरर कंपनी को कुछ इस टाइप के जो अपने गुड्स हैं वो सेल करती है एक्विजिशन से पहले, और वो जो गुड्स हैं वो एक्विजिशन की डेट तक बिकते नहीं हैं. ठीक है, और बिजनेस अक्वायर हो जाता है. द अनसोल्ड स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस विल ऑल्सो बी अक्वायर्ड बाय द एक्वायरर कंपनी. तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो अनसोल्ड स्टॉक है, जो स्टॉक अभी बिका नहीं है, उसको यहाँ पर एक्वायरर कंपनी एक्वायर करेगी. किस प्राइस पे करेगी, इनवॉइस प्राइस पे करेगी. द अनसोल्ड स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस विल ऑल्सो बी एक्वायर्ड बाय द एक्वायरर कंपनी
फॉर विच इट मस्ट हैव टेकन सम प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी हमने इंक्लूड किया हुआ था उसको यहाँ पर एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक है उसे हम लोग इनवॉइस प्राइस से हटा के उसको हम कॉस्ट प्राइस पे लेके आएंगे, और जो हमारा प्रॉफिट का एलिमेंट है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सीधे सीधे गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व है उसमें एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा दूसरा केस ये है कि अगर हमारे गुड्स जो हैं वो अक्वायरी कंपनी ने अक्वायरर कंपनी से खरीदे हुए हैं और वो गुड्स जो हैं एक्विजिशन से पहले खरीदे गए थे और एक्विजिशन की डेट पे वो गुड्स क्या हैं, अभी भी अनसोल्ड हैं। ठीक है। तो तब भी यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ पर हमारा जो ये प्रॉफिट है, ठीक है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, उसको भी हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग गुडविल को डेबिट करेंगे या फिर जो कैपिटल रिजर्व है उसको डेबिट करेंगे, और जो हमारा स्टॉक अकाउंट है उसे क्रेडिट कर देंगे। किस अमाउंट के साथ, अनरियलाइज प्रॉफिट के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर उसकी एंट्री क्या बनेगी, गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है। चाहे गुडविल हो या कैपिटल रिजर्व हो, ठीक है, दोनों केसेस में हम लोग इन दोनों अकाउंट्स को क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे और स्टॉक को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इस अनरियलाइज प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए। इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 है हमारे पास, इसे देखते हैं। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ वी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। यहाँ पर हमारे पास बैलेंस शीट है। सबसे पहले हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, इसमें है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल है 1150 की। 1150 यहाँ पर लैक्स में गिवन है। ठीक है। यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हर फिगर में से 5 जीरोज हटाए गए हैं। इसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लसेस 87। ठीक है, अब ये नेगेटिव बैलेंस में है। इसके बाद है हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज़, कितने की, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है हमारे पास 600 की। करंट लाइबिलिटीज़ में है ट्रेड पेबल्स 170 के, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स एंड ट्रस्ट है 30 के। तो टोटल क्या आ गया बैलेंस शीट का हमारे पास लाइबिलिटी साइड का 1863।